थे उनमें से अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा बाकी था, वो हम आज वहाँ पे यहाँ पे देखने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये पार्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है और ये पार्ट आपको एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, चाहे वो सीबीएसई की एग्ज़ाम हो, एनसीईआरटी की हो, आईसीएसई की हो या फिर कोई बोर्ड की एग्ज़ाम हो। तो हर एग्ज़ाम्स में ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये ग्रामर का ही नहीं बल्कि अबाउट राइटिंग ऑल्सो, लिखने के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से आता है तो एक अच्छे आप राइटर बन सकते हो और आप अच्छे से कुछ राइटिंग कर सकते हो। जो अगर आपको कुछ लिखना हो न्यूज़पेपर में या फिर मैगजीन्स में लिखना हो तो आपको 100% ये टॉपिक बहुत काम में आने वाला है और ये चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें काम में आने वाली है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ही आपको ये फॉलो करना है। जब मैं अपना खुद का लिखता हूँ, आर्टिकल लिखता हूँ या फिर मैं अपना मैगज़ीन के लिए लिखता हूँ या कोई नॉवल की कोई चीज़ लिख रहा हूँ तो या नियर अबाउट आई एम राइटिंग माई ब्लॉग, तो मैं ये सारे पॉइंट्स को फॉलो ज़रूर करता हूँ। ये पॉइंट्स को फॉलो करता हूँ तब भी आप अगर मेरे ब्लॉग पे जाएंगे तो आप मेरे ब्लॉग पे देख पाओगे कि ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे अच्छी तरह से फॉलो करता हूँ। टाइटल देना हो, कंटेंट क्लियर करना हो या किस तरह से मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे ज़रूर लिखता हूँ। और जब मैं मेरा अभी थर्ड नॉवेल जो पब्लिश होने वाला है तो मैं ई बुक में पब्लिश करने वाला हूँ, तो नियर अबाउट इट अक्टूबर तक मेरा वो पब्लिश हो जाएगा, उस पर मेरा काम चल रहा है। तो मैं सारी चीज़ों में ये एक पॉइंट ज़रूर यूज़ करता हूँ और वो है एसे राइटिंग का। अगर आपको ये पॉइंट बिल्कुल आपको समझ में आता है तो डेफिनेटली ये आपके लिए, आपके करियर के लिए बहुत अच्छा तरह से हो सकता है। इफ़ यू आर थिंकिंग दैट टू राइट द स्टोरी और यू द एसेज राइटिंग, तो आपके लिए ये बहुत मायने रखेगा। तो पहले देखते किस पॉइंट को आपको ज़रा बहुत अच्छी तरह से समझना है, किस तरह से आपको उसको मेंटेन करना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सीखने को ज़रूर मिलेगी और मेरे दावा है कि ये आपको बहुत काम में आने वाला है एंड यू हैव टू यूज़ इट फॉर योर बेटर फ्यूचर, बेटर राइटिंग। तो चलिए देखते हैं क्या इसमें लिखा है। सबसे पहली चीज़ तो ये सारी चीज़ें आपने नोट डाउन कर लीजिए या फिर आपके पास रखिए। 100% ये आपको काम में आएगी, ये मेरा दावा है, तो इसलिए आपको ये रखनी ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एंड सो चलिए देखते, सबसे पहले मुझे ये आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट इज़ एसे। तो ऐसे क्या होता है, तो पहला क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है। तो ऐसे इज़ व्हाट, ऐसे आर कॉमन इन मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और द कॉलेज। जब भी आप कॉलेज में जाओ, कहीं पे भी जाओ, कॉलेज में जाइए या फिर किसी भी फैक्टर में जाइए, कहीं इंग्लिश में जब भी इंग्लिश को कोई सब्जेक्ट आएगा या हिंदी हो, मराठी हो, अदर लैंग्वेजेस हो, कोई भी लैंग्वेज का अगर आप टीचिंग लर्निंग कर रहे हो, सब पढ़ रहे हो, तो उसमें आपको ये जो टॉपिक है ऐसे राइटिंग का बहुत ज़रूरी है और वो बहुत आपको इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसलिए मिडिल स्कूल में हो या हाई स्कूल में हो या फिर आप कॉलेज में जाइए तो आपको ये ज़रूर पूछा जाएगा। यू मे इवन नीड योर राइट ऐसे इन बिजनेस वर्ल्ड, बिजनेस में आपको लिखने को बहुत काम में आता है। ऐसे इज डिफाइंड एज अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग दैट एक्सप्रेस द इंफॉर्मेशन एज वेल एज द राइटर्स ओपिनियन। तो आपको हमेशा के लिए भी पता है हमें कि बहुत सारी चीज़ें लिखनी होती है। न्यूज़पेपर अगर आप लिखते हो एज एडिटोरियल पेज के लिए लिखते हो तो आपके लिए ये बहुत मायने रखता है कि दिस वन ओपिनियन, आपका जो पर्सनल ओपिनियन होता है वो आप किस तरह से लिखते हो। तो लिखने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी चाहे तो लिखना शुरू कर दीजिए, ऐसा नहीं होता है। लिखने का मतलब होता है कि आप एक पर्टिकुलर पॉइंट्स को पकड़ के, पर्टिकुलर आइडियाज़ को पकड़ के एक सही दिशा में लेके जाए। उसमें कोई तर्कसंगत होना चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग होना चाहिए, आप क्या कहना चाहते हो उसका कोई फ्यूचर में हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे लिखते हो, तो ऐसा नहीं कुछ भी कोई भी लिख सकता है। नॉट लाइक दिस, वी हैव टू मेड ईच एंड एवरी पॉइंट विथ द लॉजिक। ओके, अगर लॉजिक के साथ आप लिखते हो तो डेफिनेटली इट विल बी यूजफुल। और सबसे बड़ी ऐसे की राइटिंग ये होती, ऐसे का मतलब ये होता है कि कुछ आप बहुत ही क्रिएटिव लिख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो देखते हैं स्टेप टू राइट ऑन ऐसे। कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप को हम फॉलो करते हैं। किस तरह से लिखा जाएगा आर्ट ऐसे, अगर लिखते हो तो किस तरह से लिखा जाए। तो पहली चीज़ हमें यूज़ करनी होती है कि डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ ऐसे यू आर राइटिंग। किस तरह का ऐसे आपको लिखना होता है, किस तरह का ऐसे आप लिखने वाले हो, ये पहले डिसाइड करें। और दूसरा पॉइंट आपको लेना है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए पहले, जो टॉपिक आपने लिया हो। फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग अबाउट द साइंस, तो एक वो टॉपिक जिसमें लिख रहा हूँ तो उसके बारे में पहले तो बहुत दिमाग में घोलिए, उसको ब्रेनस्टॉर्म कीजिए, बहुत बार सोचिए। ऐसा नहीं उठाई पेन और लिखना शुरू कर दिया, तो ऐसा नहीं। तो पहले यू हैव टू थिंक मोर एंड देन इट विल बी कम ऑन द पेजेस। थर्ड पॉइंट, यू हैव टू फाइंड दैट रिसर्च द टॉपिक। जो मैंने पहले कहा कि रिसर्च कीजिए पहले। विदाउट रिसर्च कोई भी अगर हम राइटिंग करते तो डेफिनेटली इट विल नॉट यूजफुल, तो कहीं ना कहीं उसकी दिशा बदल जाती है। फोर्थ पॉइंट, वी आर यूजिंग द डेवलप द थेसिस।
फिर रिसर्च होने के बाद, ब्रेनस्टॉर्म होने के बाद आपने बहुत ज़्यादा सोच लिया, रिसर्च कर लिया, फिर उसे डेवलप द थीसिस मीन्स आइडिया। थीसिस का मतलब होता है कि मेन सेंट्रल थीम, सेंट्रल योर राइटिंग, तो वो अच्छी तरह से डेवलप कीजिए। देन आउटलाइन योर एसे, आउटलाइन दीजिए, उससे पहले लिख लीजिए जो जो आपको पॉइंट्स लिखने हैं, कौन से पॉइंट्स आपको डेवलप करें या फिर कौन से पॉइंट्स आप उसमें लिखने वाले हो वो सारे। 6 इज़ देयर राइट योर एसे, फिर आप उसको राइटिंग करना शुरू कर दीजिए। पहले तो आपको बहुत बार डिसाइड करना है टॉपिक, ब्रेनस्टॉर्म करना है, बहुत सोचना है उसके ऊपर रिसर्च करना है कि किस सेक्टर से वो रिलेटेड है, उसके ऊपर रिसर्च जरूर होनी चाहिए। फिर आप अपने टॉपिक को डेवलप करेंगे, थीसिस का डेवलप करेंगे, उसके सेंट्रल आइडिया क्या है वो डेवलप करेंगे, फिर उसकी आउटलाइन लिखेंगे। आउटलाइन मीन्स पॉइंट्स, क्या क्या पॉइंट्स आप उसमें कवर करने वाले हो वो पॉइंट्स ज़रूर लिखेंगे। और उसके बाद राइट योर एसे। अब अगर आप मेरे सारे वीडियो देखते हो तो मैं ये सब पहले कर लेता हूँ कि मुझे क्या क्या यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे अभी ये वीडियो बनाया तो मुझे यूज़ करना है कि हाँ स्टेप टू द राइट द एसे, फिर कौन से फॉर्मेट्स यूज़ होना चाहिए, हाउ टू यूज़, टिप्स क्या होंगे उसमें, टाइप्स क्या हो सकते हैं, किस तरह से कंक्लूजन आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे रिसर्च करता रहता हूँ। ये ढूंढने के बाद मैं खुद अपनी राइटिंग, अपनी मैटर खुद बनाता हूँ। तो ये लिखना लास्ट में आता है, डायरेक्ट लिखना नहीं होता है। देन नेक्स्ट, हाउ टू एडिट यूर राइटिंग टू चेक स्पेलिंग्स एंड ग्रामर। तो उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये सारी चीज़ें बहुत बार मिस्टेक्स हो जाती है, मुझसे भी होती है, आपसे भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये मिस्टेक जो है तो हम उसे सर्च करेंगे, उसको पहले देखेंगे कि क्या क्या मिस्टेक्स हुई है, क्या क्या रॉन्ग्स हो सकता है, तो इनको भी निकालना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम ये देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एसे। तो अगर मैं पहला टॉपिक देख रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक मैं लिख रहा हूँ, तो उसकी तरह से ही उसे सोचना पड़ेगा। अगर मैं साइंटिफिक रिसर्च लिख रहा हूँ तो मैं इमोशनली होकर लिख रहा हूँ तो दैट इज़ नॉट यूजफुल, तो बहुत यूजलेस हो जाएगा, इन द रॉन्ग डायरेक्शन इट विल गो। अगर मैं कोई एक्सप्रेसिव लिख रहा हूँ, परस्यूसिव लिख रहा हूँ, तो मुझे वो टाइप का समझना ज़रूरी है। अब मेजर टाइप्स जो मतलब टाइप्स है ऐसे के बहुत सारे टाइप्स हैं, बट मेजर जो है वो नियर अबाउट 4 टाइप्स ऐसे के हैं। तो उसमें से पहला टाइप हम देखेंगे, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेन। देयर द फर्स्ट नरेटिव ऐसे। अभी नरेटिव ऐसे जो है वो सिंपली स्टोरी जैसा होता है, आप जो ऐसे लिख रहे हो तो वो नरेट स्टोरी की तरह होता है। टेल अ स्टोरी और इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सब्जेक्ट इन स्ट्रेट फॉरवर्ड वे, ऑर्डरली मैनर, लाइक द स्टोरी। तो नरेटिव में क्या है कि आप नरेट करते जाते हो और स्टोरी की तरह वो लिखते जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है अपनी कोई स्टोरी लिखने क्या कोई लिखना जो होता है तो ये नरेटिव ऐसे की तरह लिखते जाते हैं। तो नॉवेल है स्पेशल, तो उसका एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि नॉवेल जिस तरह होता है कि वो नरेटिव ऐसे होता है, ठीक है। सेकंड टाइप जो होता है वो होता है परस्यूसिव ऐसे। इन दिस कन्विंस रीडर अबाउट द सम पॉइंट ऑफ व्यू। रीडर्स को एक पॉइंट को लेकर उसको कन्विंस करना होता है। फॉर एग्जांपल कि अभी अगर जीडीपी होगा या गवर्नमेंट की तरफ से होगा या फिर कोई कोरोना वायरस जो कोविड-19 का जो अभी पेंडेमिक चल रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट व्हेन आई वांट टू कन्विंस माय ऑडियंस, कन्विंस माय रीडर्स अबाउट समथिंग, दैट इज अ परस्यूसिव essay. Then third type will be there, expository. Expository means you are explaining something to the readers. Okay, readers how to do given process. You could, for example, write an expository essay with step by step instructions how to make a peanut butter sandwich. तो अगर सिंपल है कि मैं जितने वीडियो बनाए अब तक, सारे जो वीडियो मैंने बनाए, आप कम्युनिकेटिव पार्ट्स के सारे वीडियो देख सकते हो। तो ये लेटर राइटिंग होगा, ईमेल होगा, ड्राफ्टिंग ईमेल है, डायरी राइटिंग है, डायलॉग राइटिंग है, न्यूज़ नोटिस, और अभी ये ऐसे राइटिंग। ये सारे जो एसेज है ये सारे एक्सपोजिटरी ऐसे टाइप के ये टाइप्स है। एक्सपोजिटरी ऐसे मैं ऐसा कह सकता हूँ बिकॉज आई यूज़ द पॉइंट टू पॉइंट टू एक्सप्लेनेशन। तो ऐसे लिखना है, ऐसा राइटिंग कैसे की जाती है, तो मैं इसमें पॉइंट्स लिखता हूँ कि हाँ ये ऐसा इसका टाइप है, ये सोचना पड़ेगा, ये टिप्स है, ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा, इसका टाइटल है, बॉडी है, और देन कंक्लूजन होगा इसका, ये सारी चीज़ें मैं लिखते जाऊँगा। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़ अ परस्यूट एक्सपोजिटरी ऐसे। इस वी कैन सी दिस इज़ वन इंस्ट्रक्शनल ऐसे, वी कैन ऑल्सो से दैट डिडक्टिव ऐसे ऑल्सो वी कैन से। और चौथा जो है दैट इज़ द डिस्क्रिप्टिव ऐसे। डिस्क्रिप्टिव ऐसे मीन्स फोकस ऑन द डिटेल ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू राइट अ डिस्क्रिप्टिव ऐसे अबाउट योर ट्रिप टू द पार्क to wood, you would go great detail about what you experience, how the grass is fell beneath the feet and what the park benches, स्पेशली सारा इमेजिनरी होता है।
जितने सारे इमेजिनरी राइटर्स है, जितने इमेजिनरी जो लेसन्स होंगे, ये सारे एक्सपोज डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आते हैं। जो नॉवेल्स वगैरह जो एक्सप्रेस की जाता है, तो इसमें बहुत सारा जो पार्ट है वो डिस्क्रिप्टिव ऐसे में ही आएगा। तो राइटिंग करते हुए आप बहुत इमेजिनरी कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हो, तो ये सब चीज़ें डिस्क्रिप्टिव टाइप के ऐसे में आ सकती है। एंड द नेक्स्ट वन इज 7 स्टेप टू राइट द एसे। अब एसे को लिखना है, तो मैंने समझ लिया कि कौन से पॉइंट्स यूज़ करने हैं, तो पॉइंट्स समझ में आ गए, टाइप्स समझ में आ गए। अब मैं सपोज़ कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये टाइप का ऐसे लिखना है, तो उस ऐसे को लिखने के लिए मुझे कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर मैं एग्ज़ाम में लिख रहा हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ स्टेप चाहिए। तो पहली स्टेप में यूज़ करूँगा कि डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ एसे आई एम राइटिंग, देन ब्रेनस्टॉर्म योर अवर टॉपिक, द सेम टॉपिक आपको वहाँ पे रिसर्च करने हैं। ओके, एंड उसके बाद मैं चेक करूँगा व्हाट इज़ एन एसे फॉर्मेट। एसे का फॉर्मेट क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से एसे लिखा जाए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, टाइटल पेज, द मेन टॉपिक ऑफ माई एसे। सबसे पहले मैं क्या दूंगा, टाइटल दूंगा पेज के, मैं टाइटल के मिडल में एक पेज का टाइटल दूंगा, मेरे एसे का टाइटल दूंगा, विच विल बी द टॉपिक ऑफ माई एसे। सेकेंड पॉइंट, आई विल डू द एब्स्ट्रैक्ट कंप्राइज द 3 पैराग्राफ्स टोटलिंग अबाउट द 300 वर्ड्स विथ 100 वर्ड्स इन ईच। पैराग्राफ 1 मस्ट इंक्लूड द रिसर्च क्वेश्चन, thesis, आउटलाइन ऑफ द एसे एंड इम्पोर्टेंस। तो ऐसे मुझे टाइटल देने के बाद 3 से 4 पैराग्राफ मुझे लिखने हैं। ये ध्यान में रखिए कि अगर आप एग्जाम में लिख रहे हो तो यू हैव टू राइट 3 to 4 पैराग्राफ्स एटलीस्ट। और इनमें से मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्या होगा कि 300 से 300 to 500 इतना ही आपका वर्डिंग होती है। 500 से ज़्यादा आपको लिखना नहीं है, 300 से कम लिखना नहीं है पूरे टोटल। तो आप चाहे 4 पैराग्राफ लिखते हो तो आपको 400 वर्ड्स में आ जाते हैं। अगर आप 3 पैराग्राफ्स लिखते हो तो 300 वर्ड, एटलीस्ट 1 पैराग्राफ शुड बी 100 वर्ड्स। तो इससे छोटा छोटा नहीं बनाना है, बड़ा लिखना है। 3 पैराग्राफ 4 पैराग्राफ आपको सफिशिएंट है। और उसमें आपको देना है, पहला जो होगा वो इंट्रोडक्टरी और रिसर्च क्वेश्चन का होगा, दूसरा आपका थेसिस होगा, रिसर्च क्या किया है आपने वो होगा, और थर्ड वन इज़ कम्प्लीटली उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स, ये सब डिस्कशन इस थर्ड पैराग्राफ में हो जाएगा। थर्ड पॉइंट आपको यूज़ करना है कि टेबल्स और कंटेंट। अगर आपके एसे में टेबल कंटेंट होगा तो उनको ज़रूर यूज़ करना है। ये स्पेशली साइंटिफिक और जो अदर टाइप के होते हैं, रिसर्च टेबल होते हैं, उनके टेबल रिसर्च जो ऐसे होते हैं उनमें टेबल्स कंटेंट होते हैं। फिर बाद में इंट्रोडक्शन होती है आपकी, बॉडी ऑफ एसे, ये आपको टाइटल पेज, थर्ड नंबर टेबल कंटेंट, ये बीच में आता है। इंट्रोडक्शन एंड बॉडी ऑफ कंटेंट, ये जो सेकंड वाला पॉइंट है ये पूरा इसमें आपका, ये बॉडी ऑफ एसे जो है वो यहाँ आएगा पूरा, तो ये पूरा बॉडी हो जाएगा। देन 6 नंबर आपको यूज़ करना है लास्ट में, कंक्लूजन क्या रहेगा, व्हाट इज़ द कंक्लूजन ऑफ योर एसे। आपने जो एसे लिखा है उसका निष्कर्ष क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, वो आपको दिखाना है। और वो छोटी सी बात आप खुद भी लिख सकते हो, तो उसमें कोई साइंटिफिकली नहीं लिखना है। देन बाइबिलियोग्राफी में वर्क सीटेड, आपने कहाँ से क्या क्या पॉइंट्स लिए। फॉर एग्जांपल आप इतना रिसर्च बड़े तो है नहीं, 10वीं और 12वीं क्लास में अगर पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आपके पास कोई ज़्यादा इतना ये नहीं होगा, तो आपने ये ऐसे कहाँ से लिखा। फॉर एग्जाम्पल यू आर राइटिंग द एसे ऑन द एपीजे अब्दुल कलाम एंड हिज थियरीज अबाउट द एजुकेशन, तो ये सारा एसे जो आपने टाइटल दिया है, एपीजे अब्दुल कलाम एंड हिज द लाइफ ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम एंड हिज थियरीज अबाउट द एजुकेशन, ये टाइटल आपने दिया हुआ। तो ये सब कहाँ से लिखा आपने, तो उनके कुछ बुक्स होंगे, कुछ आर्टिकल्स आपने पढ़े होंगे, कोई मैगजीन आपने पढ़ी होंगी, तो उसका आप रेफरेंस यहाँ पे बाइबिलियोग्राफी में दे सकते हो, देना चाहिए। देन कुछ टॉपिक्स जो है वो हम यूज़ करते हैं, कौन से टॉपिक पे हम लिख सकते हैं। तो पहली बात तो ये सारे डिस्क्रिप्टिव टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, और आर्गुमेंटेटिव टॉपिक जो होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। ऐसे मोस्ट ऑफ द टाइम आर्गुमेंटेटिव टॉपिक्स पे ज़्यादा बनाए जाते हैं और वही इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त ये आपका एक टॉपिक हुआ, होली है, ये सारे फेस्टिवल्स हैं, इंडियन इंसिडेंट इवेंट है और फेस्टिवल्स है, उनके बारे में हम लिख रहे हैं। तो ये डिटेल में हम उसके बारे में लिखते हैं। हिस्टोरिकल इवेंट है, टीचर्स डे, वाई वी आर सेलिब्रेटिंग द टीचर्स डे, समर वैकेशन के बारे में आपने ऐसे लिखा। तो ये सारे आपके, एक तो ये आपके खुद के, मतलब यू आर राइटिंग अबाउट योर सेल्फ, योर ओन ओपिनियन इज़ देयर।
ऐसे में मैक्सिमम आपका ही ओपिनियन होता है, ये बात को ध्यान रखें। चिल्ड्रंस डे होगा, स्वच्छ भारत अभियान होगा, अभी जस्ट एनसीईआरटी सीबीएसई ने वो लॉन्च किया, ये कंपटीशन रखा था अगस्त में, स्वच्छ भारत अभियान। दुर्गा पूजा हो सकता है या फिर जन्माष्टमी की हो सकती है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक आपको यहाँ से लिखने हैं, लेकिन सब टॉपिक ऐसे आएंगे ऐसा नहीं है। कभी कभी हमें आर्गुमेंटेटिव टॉपिक्स आते हैं, आर्गुमेंटेटिव टॉपिक में जिस पे हम आर्गुमेंट कर सकते हैं। तो आर्गुमेंट क्या होता है, दिस टाइप ऑफ आर्गुमेंटेटिव टॉपिक से ही। तो ये टॉपिक इस तरह से आएंगे। तो शुड प्लास्टिक बैन, प्लास्टिक को बैन करना चाहिए, हाँ या ना? अगर हाँ तो क्यों, और ना तो क्यों? और सेकंड टॉपिक, पोल्यूशन ड्यू टू अर्बनाइजेशन। नेक्स्ट वन इज एजुकेशन शुड बी फ्री। फिर शुड स्टूडेंट गेट लिमिट एक्सेस टू द इंटरनेट, इंटरनेट पे आप जो अभी आपके पास मोबाइल है तो आपको ये लिमिटेड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में आर्गुमेंट करना है। देन अगेन सेलिंग टोबैको शुड बी बैन, इसको बंद करना चाहिए। गवर्नमेंट कहता है कि खाओ मत, ओके, वी हैव द इंस्ट्रक्शंस डोंट ईट इट बिकॉज इट इज़ द कॉज ऑफ द कैंसर, कॉज फॉर द कैंसर, बट वी शुड बैन द सेलिंग फर्स्ट। अगर सेलिंग चलती रहेगी तो खाने वाले वहाँ तक पहुँच जाएगा, आप कितना रोकेंगे उनको? तो शुड वी बैन ऑन द टोबैको और नॉट? द नेक्स्ट, स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस शुड बी बैन। फेसबुक शुड बी बैन, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये आर्गुमेंटेटिव है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं, दैट्स योर ओपिनियन एंड यू कैन डिसाइड इट। और लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि नियर अबाउट हो ही चुकी है, स्टूडेंट शुड नॉट बी अलाउड टू प्ले द पबजी। तो अभी बैन ही कर दिया तो नो प्रॉब्लम। तो ये बैन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि इसके बारे में अगर बैन किया है तो अच्छा किया कि बुरा किया, कि इट्स वेरी इक्वल टू इट। तो लास्ट में हमें कोई भी ऐसा एक बाजू में नहीं होता। ऐसे राइटिंग का एक ध्यान में रखिएगा कि आप एक जब आर्गुमेंटेटिव हम राइटिंग करते हैं तो उसमें कभी भी एक टॉपिक को पकड़ के नहीं चलना है। कि फॉर एग्जांपल मेरी खुद का ओपिनियन है कि उसको बंद करना चाहिए, तो ये मेरा ओपिनियन है, तो हमें दोनों बंद करना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं क्या तो नुकसान है, और बैन नहीं करना चाहिए, क्या नुकसान है और क्या फ़ायदे हैं। तो ये रीडर्स जो है खुद अपने दिमाग से वो एडजस्ट समझ लेगा। तो हमें अपना ओपिनियन उसके ऊपर नहीं थोपना है, ये मेरा ओपिनियन है क्यों बंद करना चाहिए। तो कभी ऐसा नहीं हो कि ये बंद ही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एजुकेशन शुड बी फ्री, तो ये मेरा ओपिनियन है, होना चाहिए, लेकिन सबको नहीं लगता कि एजुकेशन फ्री होना चाहिए। किसी को नहीं लगता कि कोई संस्था चालक होगा, कोई जो कॉलेज चलाने वाले या स्कूल चलाने वाले, तो उनको नहीं लगेगा। तो ये उनका ओपिनियन अलग है, मेरा ओपिनियन अलग है। तो मैं अपना ओपिनियन सिर्फ प्रेजेंट करूँगा। तो मुझे दोनों साइड में वो आर्गूमेंट करना है और दोनों में इक्वालिटी होना ज़रूरी है। ये राइटर का पहला काम होता है। राइटर कभी भी किसी एक पॉइंट को लेके नहीं चल सकता। एंड टिप्स फॉर ऐसे राइटिंग के लिए कुछ टिप्स हमें ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो पहला चीज़ जो है, जब आप ऐसे लिखते हो तो गिव योर ऐसे एन इंटरेस्टिंग एंड अप्रोप्रिएट टाइटल। इट विल हेल्प ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द रीडर एंड इंक्रीज द क्यूरियोसिटी फॉर द रीडिंग। अगर आप अच्छा अट्रैक्टिव टाइटल देते हो, अच्छा कुछ रखते हो, तो ये रीडर्स को पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है और ये उनको अट्रैक्ट भी करता है। दे शुड इंक्रीज द क्यूरियोसिटी, क्या होगा इसके अंदर। देन सेकंड वन इज कीप इट बिटवीन द 300 to 500 वर्ड्स। इट इज़ द आइडियल लेंथ। यू कैन टेक क्रिएटिव लाइसेंस टू इंक्रीज और डिक्रीज इट। अब देखिए, राइटर के पास एक लाइसेंस होता है कि वो एक तो चाहे ज़्यादा कुछ लिख सकता है या फिर कम लिख सकता है, और उसकी एक लिमिटेशन होती है, उसकी खुद का एक लिमिट लाइसेंस होता है। लाइसेंस मीन्स अ पावर टू राइटिंग। तो चाहे आप 300 to 500 कहा है तो 400 भी लिख सकते हैं, 350 भी लिख सकते हो, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपका ऐसे कितना अच्छा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड बात को हम टिप्स हमें ये है कि कीप योर लैंग्वेज सिंपल। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे लिखने, जो पढ़ने वाला है वो बहुत ही हाई क्लास सोसाइटी से आने वाला है, सीबीएसई स्कूल से आने वाला है, इंग्लिश स्कूल से आना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मे बी पॉसिबल ही इज़ वेरी लो क्लास एजुकेटेड और लोअर क्लास तक उसने एजुकेशन लिया होगा, तो उससे बिछोड़ कर नहीं पढ़ने आ रहा है, जितना आता है उसको समझना चाहिए। तो बहुत हाईली ऐसे कॉम्प्लेक्स वर्ड आपको यूज़ नहीं करने, हाईली कॉम्प्लिकेटिव वर्ड्स आपको यूज़ नहीं करने, कि जो एब्स्ट्रैक्टेड वर्ड्स जो यूज़ नहीं करने। कोई भी अगर पढ़े तो उसको एटलीस्ट 90-70% उसको समझ में आना चाहिए। 100% नहीं जाएगा ये ठीक है, बट उसको समझ में आना चाहिए। तो बहुत कॉम्प्लिकेटिव वर्ड्स मत यूज़ कीजिए, लैंग्वेज जो है बहुत सिंपल ही रखिए। एंड डोंट मेक द अफोरिया।
डेडलॉक नहीं करना है किसी को। डू नॉट मेक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, यूज़ द करेक्ट पंक्चुएशन एंड प्रॉपर स्पेलिंग्स। ग्रामेटिकल जो मिस्टेक्स होती है बहुत बार वो नहीं करनी है, उसको अवॉइड करना है जितना हो सके उतना। इफ़ दिस इज़ नॉट डन इट विल डिस्ट्रैक्ट द रीडर फ्रॉम द कंटेंट। तो अगर ये क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने देखिए कि जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ या फिर कुछ आर्टिकल लिखता हूँ तो बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं मेरे पास बताने के लिए कि अरे सर आपने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक था, यहाँ पे ये नहीं लिखा। अरे भाई ये तो ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, ही इज़ फाइंडिंग आउट द मिस्टेक्स इज़ वेरी गुड, आई लाइक इट। बट प्रॉब्लम क्या था कि मुझे जो कहना था वो आप तक नहीं पहुँचा। तो बहुत सारे टीचर्स और बाकी लोग क्या कर देते कि आपका कंटेंट कितना अच्छा था, आप कहना क्या चाहते थे वो बात तो अलग ही रह जाती है, आपकी मिस्टेक ढूंढने का काम करते हैं। बहुत सारे लोग आपकी मिस्टेक ही पहले ढूंढेंगे, आपकी बातें नहीं ढूंढेंगे कि ये क्या कहना चाहता है, कितना अच्छा बोला है, कितना अच्छा लिखा है, कितनी अच्छी सारी चीज़ें बताई, वो चीज़ें उनको इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस इज़ व्हाट, देयर इज़ अ मिस्टेक, यहाँ पे एस नहीं लगाया था, यहाँ पे ईडी आ गया, यहाँ पे हैज़ नहीं लगाया, है शैल विल हो गया, ऐसा कुछ ना कुछ आपकी मिस्टेक्स निकालते रहेंगे। तो राइटर चेकर का भी यही काम होता है, जो पेपर आपका चेक करने वाला इंसान है वो भी वही काम करेगा, वो आपको आपकी इंटेंशन नहीं देखेगा, आपकी मिस्टेक कहाँ हो रही वो देखेगा। तो इसलिए आपको बहुत अच्छी तरह से सावधान हो के ही पेपर लिखना है। अगर आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आने चाहिए तो ये चीज़ें आपको फॉलो ज़रूर करनी है। फिफ्थ थिंग यू हैव टू फॉलो बिफोर बिगिनिंग द एसे, ऑर्गेनाइज योर थॉट्स। जो पहले भी मैं कह चुका हूँ कि व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट द essay, before that keep in your mind that you are writing the essay and the topic is always in your mind. Brainstorm is, move it and find out all the possibilities about your essay and find out all this material whatever you read before that and you research before that and you have to put it in your essay. ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। दिस इज़ अ वे टू कैन एंश्योर द स्टोरी विल फ्लो एंड डोंट कन्फ्यूज योर सेल्फ। तो मैक्सिमम ये एक चीज़ होती है कि जब आप ही खुद कन्फ्यूज़ हो जाओगे, अगर मैं ही खुद कन्फ्यूज़ हूँ कि नहीं यार क्या था ये, पता नहीं कैसे लिखना था, और हाँ ये तो पता ही नहीं, ये तो आ ही नहीं रहा, मैं खुद अगर कन्फ्यूज़ हूँ लिखने में तो मुझे नहीं लगता कि मैं किसी को समझा पाऊँगा। किसी को अगर समझाना है तो पहले मुझे मेरा कन्फ्यूज़न दूर करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आई एम वेरी इंटेलिजेंट और समबडी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत ही है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें ये बात ज़रूरी है कि वी हैव टू क्लियर आवर कन्फ्यूज़न फर्स्ट। अगर मैं लिखने लग गया तो लिखते लिखते ही मेरा खुद का कन्फ्यूज़न हो रहा है कि क्या था, क्या यार है, किसके बारे में लिख रहा था, किसके बारे में चल रहा है। ये अगर मेरे बारे में खुद के हो रहा है तो रीडर्स उसके ऊपर खुश नहीं होंगे, रीडर्स उससे रीड करेंगे नहीं। तो पहले आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो ये सारे 5 पॉइंट्स आपको यूज़ करने हैं। मुझे लगता है कि ये सारा टॉपिक आपके लिए बहुत यूज़ होगा। मैं पूरा ऐसे आपको नहीं लिख सकता यहाँ पे, जैसे मैंने बहुत सारी इसमें वीडियोस में एग्जांपल्स दिए तो ऐसे का एग्जांपल और नहीं दे सकता, क्योंकि 300 वर्ड से यहाँ कहाँ पढ़ता रहूँगा। तो आप ऐसे पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। और ये सब आपका खुद का लिखा होता है। वॉट एवर द टॉपिक यू आर चूजिंग यू कैन राइट ऑन दैट टॉपिक. It will be very easy definitely, and I hope this video will be useful for the writers also, new writers also, and the examiners, those are going to face the exam 12 and 10 standard. Definitely I hope it will be helpful to all. Thank you all of you for watching this video, and this is my blog and you can visit there for the articles. Bye, take care all of.